बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट की सीरीज में इसमें टोटल 125 क्वेश्चन है। पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्तनियों में यानी कि मैमल्स में बार बॉडी प्रदर्शित करती है। स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, पुरुष की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित वाई गुणसूत्र। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में क्या होगा कि सामान्य की अपेक्षा एक जो है एक्स गुणसूत्र अधिक हो तो क्या करेगा, एक जो एक्स गुणसूत्र है ये सक्रिय रहता है और दूसरा जो एक्स गुणसूत्र है वो अक्रिय हो जाता है। तो संघनित होकर के क्या बनाता है, बार बॉडी का निर्माण करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला सेंट्रल स्टेराइल ऊतक है, इलेटर्स, इन्वोल्यूकर, स्पोरवाल या फिर कॉल्यूमेला। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉल्यूमेला। ये क्या है, ब्रायोफाइट्स के कुछ कैप्सूल में पाया जाने वाला केंद्रीय स्टेराइल ऊतक कॉल्यूमेला है, जो उसमें क्या होता है, पल रहे बीजाणु को जल तथा खनिज लवण उपलब्ध कराता है। और देखिए, यह कैप्सूल के एक थीका नामक भाग से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु क्लब मांस प्रचलित नाम है। इसको देखिए, सब को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि लघु क्लब मांस कह रहा है किसका प्रचलित नाम है, तो ये हो गया सिलेजिनेला का। अब देख लेते हैं लाइकोपोडियम का क्या नाम है, क्योंकि ये बदल बदल के कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबके पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया लघु क्लब मांस सिलेजिनेला का। अब देखिए लाइकोपोडियम का क्या होता है। लाइकोपोडियम का सामान्य नाम है क्लब मांस। लाइकोपोडियम का क्या है, क्लब मांस। और इक्विसीटम का सामान्य नाम क्या है, हॉर्स टेल। मार्सिलिया को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जलीय फर्न। तो इस प्रकार से ये लघु क्लब मांस क्या है, सिलेजिनेला। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला कह रहा है विषैला पदार्थ क्या है, हाइप्नोटॉक्सिन, हिमैटिन, हिपैरिन या पिथ्राम्बिन। तो हाइड्रा का जो निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है वो होता है हाइप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन। इसमें क्या होता है कि दंशिका या निमेटोसिस्ट में एक बड़ा सा और रचना में क्या होता है, जटिल अंडाकार एक थैलीनुमा ये अंगक होता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे कह रहा है किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है तो उनमें निम्नलिखित में से कौन मोटाई में तेजी से बढ़ता है। तो जब क्या होता है कि जब वृक्ष की आयु बढ़ने के साथ साथ उसके अंतःकाष्ठ की मोटाई भी बढ़ती जाती है, तो तने के पुराने भाग अथवा केंद्रीय भाग में टैनिन तथा कुछ अन्य पदार्थों के कारण यह भाग क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो इसमें से इसी भाग को अंतःकाष्ठ अथवा ड्यूरामेन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतःकाष्ठ। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइजोबियम है वो सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जो जड़ें हैं उसमें जो है राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है और यह जड़ में क्या होता है, ग्रंथियां बना लेता है। अगला क्वेश्चन, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न में से उदाहरण हैं, एनालॉगी, होमोलॉगी, सीरोलॉगी या फिर मिमिक्री। तो जो कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख है ना वो समजात अंगों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो अब जो है समजात अंग क्या होते हैं, वे अंग जो संरचना में भिन्न भिन्न एवं कार्य में समान हो वे समजात अंग या समरूप अंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एनालॉगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये प्लाज्मोडियम मनुष्य में फैलता है नर एनोफिलिस से, मादा एनोफिलिस से, ए व बी दोनों से या फिर कह रहा मादा क्यूलेक्स से। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, मानव में मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलता है और यह मलेरिया रोग का कारण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मादा एनोफिलिस से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृतगन्यास की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडाई की अवरोधनी। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इंग्लिश मीडियम वाले इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके पढ़ें। अगला है, स्व अनिषेच्य उभयलिंगिता पाई जाती है रुई में, मैरीगोल्ड में, मदार में या फिर बाजरा में। अब देखिए स्व अनिषेच्य क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। कुछ विशेष संरचना वाले समकालपक्व पुष्पों के पुष्पी भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं, क्या होते हैं, अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है।
तो इस दशा को स्व अनिषेच उभयलिंगिता कहते हैं और यह मदार तथा आर्किड्स आदि में पाया जाता है। तो यहाँ पर है कहीं मदार, सी। अगला है लैंप ब्रुश गुणसूत्र पाए जाते हैं ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में, सिल्क माथ की लार ग्रंथियों, मेढक की ओसाइड में या फिर मानव के नाभिक में। तो देखिए जो लैंप ब्रश गुणसूत्र है ना, वो अनेक मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों तथा पक्षियों के अंडाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। इनमें प्रोटीन व आरएनए के बड़े बड़े लूप होते हैं, जिस कारण ये ब्रश के समान दिखाई देते हैं। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। अगला है लैंप ब्रश गुणसूत्र देखे जा सकते हैं मियोटिक फेज में, मेटाफेज में, माइटोटिक मेटाफेज में, माइटोटिक प्रोफेज में या फिर मियोटिक प्रोफेज में। तो जो लैंप ब्रुश गुणसूत्र हैं वो मियोटिक प्रोफेज में देखे जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है उन प्रक्रियाओं का समुच्चय जो किसी जनसंख्या का आकार तथा संगठन निर्धारित करता है उसे कहते हैं जनसंख्या प्रकीर्णन, जनसंख्या गतिकी, जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या घनत्व। तो एक जनसंख्या में जीवों की पारस्परिक संख्या में परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के कारकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डायनामिक्स, जनसंख्या गतिकी। अगला है कायिक जनन अधिक सामान्य होता है फर्न बीजाणुद्भिद में, फर्न युग्मकोद्भिद में, रिक्सिया युग्मकोद्भिद में, रिक्सिया बीजाणुद्भिद में। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? कायिक जनन अधिक सामान्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्सिया के युग्मकोद्भिद में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी पत्ती में सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है? टेक्सस, नीटस, साइकस या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो साइकस की पत्ती है उसमें ना सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रपर्ण है एक कलिका, पर्ण, पर्णवृंत, कंटक। तो प्रपर्ण क्या है? देखिए प्रपर्ण जो प्रपर्ण को कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉन्ड। तो ये एक लीफ है, जो बहुवर्षीय और सदाहरित होती है। तो फ्रॉन्ड एक बड़ी विभाजित पत्तियां होती हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग वनस्पतियों के नामकरण में किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्णड। अगला है स्थूल बीजांडकाई बीजांड प्रदर्शित करता है बीजांडकाई की अनुपस्थिति, विकसित बीजांडकाय, आंशिक विकसित बीजांडकाय या फिर अविकसित बीजांडकाय। बीजांडकाय का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूसेलस। तो स्थूल बीजांडकाई बीजांड विकसित बीजांडकाय को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? पाइथन यानी कि अजगर, बी ऑप्शन। अगला है कीट जो अपने अंडे जल में देता है, तो कौन है? तितली, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर सैंड मक्खी। तो इसमें से जो ड्रैगन मक्खी है वो एक कीट है जो अपने अंडे जल में देती है। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है ये। प्रजनन संदेश पहुंचाने का कार्य, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना या फिर विदेशी यानी कि बाह्य तत्वों को मारना। तो देखिए शहद की मक्खी में क्या है ना, वैगल नृत्य का अर्थ होता है भोज्य पदार्थों के स्रोत की ओर जाना। अगला है स्व अनिषेच उभयलिंगिता पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था मदार में। अगला क्वेश्चन है यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है नेफ्रोसाइट्स के द्वारा, न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा, ग्लोमेरुलस के द्वारा या फिर न्यूरल ग्रंथि या पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यूरोकार्डेट्स के लगभग कितनी जातियां ज्ञात हैं? 2000 जातियां ज्ञात हैं और इनके शरीर पर क्या होता है? ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट का आवरण होता है। अगला है कुछ आर्थ्रोपोड्स में उपस्थित ग्रीन ग्रंथियां सहायक होती हैं, कह रहा है श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या फिर जनन में। तो इसमें जो है क्या होता है कि कुछ आर्थ्रोपोड्स में एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन रह गया ना अभी। कैल्शियम के उपापचय हेतु उत्तरदायी ग्रंथि है थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड या फिर एड्रिनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कैल्शियम के उपापचय हेतु उत्तरदायी होती है। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि कुछ आर्थ्रोपोड में उपस्थित ग्रीन ग्रंथियां सहायक होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या फिर कह रहा है जनन में। तो कुछ क्रस्टेशियंस में श्रृंगिकाओं के आधार पर ग्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और ये ग्रंथियां उत्सर्जन में सहायक होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है? समताप मंडल,
अगला है कीट भक्षी पौधे होते हैं, जंतु जैसे उत्पादक आदमखोर इनमें से कोई नहीं। ये उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, और क्योंकि ये अपना भोजन क्या होता है स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। कीट भक्षी पौधों के उदाहरण की अगर बात करें तो ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट, नेपेंथीस, घटपर्णी, ये सब क्या है कीट भक्षी पौधे हैं। इनमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति ये पौधे निकट आने वाले कीटों का भक्षण करके करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अगला है लीच के क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं। लीच क्या है, जोंक। जोंक की लंबाई कितनी होती है, जोंक की लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर, किंतु ये रक्त चूसने से क्या होते हैं 20 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। अब पूछ क्या रहा है क्रॉप में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, और अब देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनका शरीर कुल कितने देह खंडों में विभक्त होता है, तो ये होता है 33। अगला क्वेश्चन है पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है। पूर्ण भेदन क्या है, ये पूर्ण भेदन का मतलब होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एम्फिओक्सिस मेढक चूजा में नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है। सिट्रस के कांटे, खीरे का प्रतान, ओपेंसिया की चपटी संरचना, नेपेंथीज का घट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपेंथीज का घट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है नारियल का भ्रूण कोश है। कोश की केंद्र की, ए और बी दोनों, ना कोश की ना केंद्र की, डी कह रहा है। तो जो नारियल का जो भ्रूण कोश है वो है ए और बी दोनों। अगला है पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों ब्लास्टोमेरों वाले भ्रूणों को यानी कि इम्ब्रियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है किसमें, ग्रीवा में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, कह रहा है झालर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैलोपियन नलिका में। अगला है नीचे दी गई तालिका में गलत मिलाई गई मदों को चुनिए। पहला है सूक्ष्मजीवी, फिर है उत्पाद और फिर है उसका एप्लीकेशन अनुप्रयोग। मोनास्कस परप्यूरम स्टेटिन, रुधिर कोलेस्ट्रॉल को कम करना। स्ट्रेप्टोकोकस कह रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज और रुधिर वाहिका से थक्के को हटाना। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लाइपेज, तेल के धब्बों को हटाना। ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए, प्रतिरक्षा संदमक औषधि। तो कह रहा है गलत जो है चुनिए इसमें। तो इसका जो है गलत क्या होगा, इसका गलत होगा क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये जो है क्या करता है कि ये जीवाणु की किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन एक्टिविटी द्वारा ब्यूटायरिक अम्ल बनाता है, लेकिन ये लाइपेज नहीं बनाता है। तो यहाँ पर लाइपेज जो है कैंडिडा लिपेस्लाटिड से उत्पन्न होता है। तो इसका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परागकोश की बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रत्युर्जरता पैदा करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता करती है। ठीक है, परागकोश के स्फुटन में टेपिटम सहायता नहीं करती है। ठीक है, कथन सत्य नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखा है कि टेपिटम सहायता करती है, जबकि सत्य यह है कि ये सहायता नहीं करती है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि व वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी। देखिए पूछ क्या रहा है, शून्य के बराबर कब होगी। लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है, dn/dt बराबर rn1 - n/k। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका होगा डी ऑप्शन, जब n/k ठीक 1 हो। इसमें क्या होगा k - n/k बराबर 0, इसलिए जो dn/dt बराबर 0 हो जाएगा। अगला है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कीट, पक्षी, जल, पवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल। अगला है इम्बडेन मेरा पथ, मथ नहीं है पथ है, प्रतिनिधित्व करता है। प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, अभी जो है रिसेंटली जो है ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जो है एक वीडियो होगी, उसमें बहुत अच्छे से उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं। तो आप उस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरी जो है उसमें सब समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये इम्बडेन मेहराब जो पथ है ना, इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को
फिर कितने एटीपी का निर्माण करते हैं, ये सब पूरा बहुत अच्छे समझाया गया है, उसको देख लीजिएगा। अगला है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। मानव के रक्त में लाल रुधिराणु में, एनाफ्लीज मच्छर में आमाशय, एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका वाहक क्या होती है, मादा एनोफ्लीज होती है। तो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 जंतुओं में पूरा करता है, ठीक है, और यह 2 पोषदीय होता है। मलेरिया एक परजीवी है, साइजेंट अवस्था इसकी क्या है, असेक्सुअल अलैंगिक अवस्था है। यह मनुष्य की यकृत कोशिकाओं में आरबीसी लाल रुधिराणु में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा मानव के लाल रुधिराणुओं में। अगला क्वेश्चन है, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGT-AT CGC-AT है, इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम क्या होगा। तो डीएनए का जो कोडिंग रज्जुक है वह रज्जुक जो mRNA के लिए कोडिंग करता है, तो इसमें जो mRNA की तरह समान न्यूक्लियोटाइड क्रम पाया जाता है, किंतु mRNA में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। अतः जीव के कोडित रज्जन क्रम में संबंधित अनुलेखन mRNA क्रमशः क्या होगा, AGGUAU CGCAU, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है मिडवाइफ टोड है, एलाइटस प्यूपा ब्यूफो या फिर डिस्कोग्लासस। अनेक उभयचर होते हैं, यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अंडों को अपने शरीर पर चिपका कर ले जाते हैं। तो उदाहरण के लिए यूरोप के मिडवाइफ टोड जो होते हैं वो एलाइटस आबेस्टेरिकंटिस हैं। जब मादा अंडे देती है तो नर अपनी पश्च टांगों के चारों ओर क्या करते, फंसा लेता है, तब उन्हें वो तब तक साथ लिए फिरता है जब तक वो स्फुटन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलाइटस ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एपीमार्फोसिस की दशा नहीं है। देखिए एपीमार्फोसिस क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी घाव अथवा घायल भाग की जो कोशिकाएं हैं वो वृद्धि द्वारा शरीर के खोए हुए अंग का पुनः निर्माण कर लेती हैं, जैसे छिपकलियों में पूंछ का पुनर्जनन, तारामीन में भुजा तथा सैलामेंडर में पाद की प्रतिस्थापन। तो इसका जो है देखिए यहाँ पर ये सब दिए गए हैं, तारामीन हो गया, छिपकली हो गया, सैलामेंडर हो गया। तो ये वाला ऑप्शन कौन एपीमार्फिस की दशा नहीं है, ए, कोशिकाओं के छोटे गुच्छों द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, अंतराकोशिकीय पाचन किस में पाया जाता है, केवल प्रोटोजोआ में, केवल पोरीफेरा में, केवल कह रहा है कुछ सीलेंट्रेट में, इन सभी में। तो अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु कहाँ, अगले क्वेश्चन में पहुंच गए, कह रहा है कि अंतराकोशिकीय पाचन किस में पाया जाता है। तो अंतराकोशिकीय पाचन जो है जब खाद्य पदार्थों का पाचन कोशिकाओं के अंदर होता है, तो इस प्रकार के पाचन को अंतराकोशिकीय पाचन कहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और निडेरिया संघ के कुछ जंतु। तो इसमें कह रहा है कि किसमें पाया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इन सभी में, डी ऑप्शन। अब है अगला क्वेश्चन, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है, प्रवेश कोण, प्राणी गोलार्ध, वर्धी गोलार्ध या फिर धूसर अधेंद्र। तो अंडाणु का वह स्थान जहां पर शुक्राणु प्रवेश करता है प्रवेश कोण कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये प्रवेश कोण। अगला है, आकार व सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर मानव के 46 क्रोमोसोम्स को कितने वर्गों में रखा गया है। तो इसका देखिए क्या होगा कि आकार व सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर 1960 में क्या हुआ था, दिए गए वर्गीकरण के डेनवर तंत्र के अनुसार मानव गुणसूत्रों को 7 समूहों में टैक्सान किया गया है, ABCDEFG। तो यहाँ पर 7 है कहीं पर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है, शारीरिक संगठन के आधार पर प्राणियों के समूह बनाए गए हैं, मेटाजोआ व यूमेटाजोआ, प्रोटोजोआ व पैराजोआ। फिर इसके बाद कह रहा है पैराजोआ व मेटाजोआ, प्रोटोजोआ व मेटाजोआ। तो शारीरिक संगठन के आधार पर जंतु जगत को 2 उपजगतों प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ में बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है। मेटाजोआ क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी। अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं किस पदार्थ द्वारा निर्मित आधारीय झिल्ली पर व्यवस्थित होती हैं। तो उपकलाओं में कोशिकीय परस्पर सटी और एक निर्जीव आधार कला पर सदी होती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अगला क्वेश्चन है,
किस ऊतक में अंतरकोशिकीय द्रव अनुपस्थित होता है या नगण्य होता है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक या फिर हृदय ऊतक? तो उपकलीय ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की कोशिकाएं परस्पर सटी एवं निर्जीव आधार कला पर क्या होती हैं? सधी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिथेलियल ऊतक। जीवाणुओं में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अंतःबीजाणु रूपांतरण, कोनिडिया या फिर कह रहा बाह्य जीवाणु? तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आनुवंशिक पुनर्योगन, जो रूपांतरण है वो जीन वहन तथा संयुग्मन द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का स्राव करती हैं? एपेंडाइमल कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, स्वान कोशिकाएं या फिर न्यूरिलेमा? तो जो मस्तिष्क गुहा है वो सब ड्यूरल तथा सब एरेक्नाइड स्थानों में एक द्रव प्रमस्तिष्क मेर द्रव भरा रहता है। तो यह जो द्रव है वो एपेंडाइमल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं रचना में, कार्य में, उत्पत्ति में कह रहा है, या फिर ए तथा बी दोनों में? तो ऊतक रचना एवं कार्यकी में समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? औतकी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आधार कला निम्न में से किसकी तरह कार्य करती है? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो उपकला ऊतक की कोशिकाओं को रासायनिक आदान प्रदान आधार कला के आर पार नीचे स्थित संयोजी ऊतक के ऊतक द्रव्य से होता है, अर्थात आधार कला प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। अगला है, निम्न में से आकार विहीन जीव है? तो माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम एक कोशिकीय आकार विहीन प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, खरगोश के इंसाइजर तथा चीक टीथ के मध्य का स्थान पूछ रहा है। डायपस, डायस्टीमा, डायलिसिस, डायपिडिसिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश में जो है प्रीमोलर तथा मोलर को चीक दांत कहा जाता है। ठीक है, प्रीमोलर तथा मोलर इनको चीक दांत कहा जाता है। कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इंसाइजर तथा चीक दांत के बीच का खाली स्थान डायस्टीमा कहलाता है कहीं यहाँ पर डायस्टीमा? है, बी ऑप्शन। अगला है, होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है? जावा पेकिंग मानव का, एवं पेकिंग मानव का, अफ्रीकी मानव का, पेकिंग मानव का, जावा मानव का? तो जावा एवं पेकिंग मानव होमो इरेक्टस की उपजातियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि आवश्यक तत्व है, वातावरण में प्रचुर मात्रा में है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्थिरीकरण होता है, उपर्युक्त सभी? तो इसमें क्या होगा कि जो वातावरण होता है ना उसमें लगभग 80% नाइट्रोजन विद्यमान होता है, और प्रत्येक जीवधारी का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त नाइट्रोजन, हाँ उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जब वृद्धि विद्यमान कोशिका के आयतन में वृद्धि के कारण होती है तब इसको कहते हैं आग्नेटिक वृद्धि, मल्टीप्लिकेटिव वृद्धि, एक्रीशनरी वृद्धि या फिर कह रहा है डिफरेंशियल वृद्धि? तो जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है और केवल उनके आकार में वृद्धि होती है तो इस प्रकार की वृद्धि को आग्नेटिक वृद्धि कहते हैं। अगला है, अंडोत्सर्ग के लिए रिलैक्स ओव्यूलेटर में मैथुन आवश्यक नहीं होता है। मैथुन माने कॉपुलेशन, मैथुन आवश्यक होता है। प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है, प्रचुर मात्रा में भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देखिए कुछ जंतुओं में अंडोत्सर्ग मैथुन के उद्दीपन के पश्चात होता है, तो ऐसे जंतुओं को प्रेरित अंडोत्सर्ग या रिफ्लेक्स ओव्यूलेटर कहा जाता है, जैसे कि खरगोश हो गया, मिक हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैथुन आवश्यक होता है। अगला है, अर्धठोस रूप से नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं यूरियोटेलिक जंतुओं में, अमीनोटेलिक जंतुओं में, यूरिकोटेलिक जंतुओं में या फिर कह रहा है एमनियोट्स में? तो अर्धठोस रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिकोटिलिक जंतुओं में उत्सर्जित होते हैं। पक्षियों की बीट के व्यापारिक रूप से
अम्ल तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिकोटिलिक। अगला क्वेश्चन है, जलीय सरीसृप होते हैं अमीनोटिलिक, भूमि पर यूरियोटिलिक, यूरियोटिलिक या फिर जल में यूरियोटिलिक? तो इसका जो है जलीय सरीसृप जो होते हैं ना वो यूरियोटिलिक होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स, एंजाइम, खनिज या फिर विटामिन? तो नलिका विहीन या अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो हार्मोन स्रावित करती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स भरे रहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव द्वारा, लिम्फ द्वारा, रक्त द्वारा, एमनियोटिक द्रव द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की गुहाएं वेंट्रिकल कहलाती हैं और सभी वेंट्रिकल प्रमस्तिष्क मेरु द्रव यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लड से भरी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के ऊतक का संवर्धन अवस्था में विकास नहीं हो सकता? हीला कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कण, वृक्क कोशिकाएं या फिर कह रहा है तंत्रिका कोशिकाएं? तो जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो विभेदित कोशिकाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? बताइए। नियोप्लाइना मोलस्का संघ के मोनोप्लाइकोफोरा वर्ग का एक जीनस है और यह एक जीवित जीवाश्म है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यूकैरियोट्स में प्रारंभन कोडोन होता है एयूजी, यूजीए, यूएजी या फिर यूएए? तो किसी सक्रिय जीन के प्रारंभ में स्थित कोडान प्रारंभन कोडान कहलाता है, जिसमें से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रारंभ हेतु संदेश निहित होता है। तो प्रारंभन जो कोडान होते हैं प्रायः क्या होते हैं? AUG होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है पाश्चुरीकरण ताप होता है, यानी कि पाश्चुराइजेशन का ताप पूछ रहा है। 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 15 सेकंड के लिए 63 डिग्री, 15 मिनट के लिए 72 डिग्री या फिर कह रहा है 30 मिनट तक के लिए 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो जो पाश्चुराइजेशन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मिल्क होता है ना, दूध होता है, उसको पाश्चुरीकरण करके उसको गर्म करके दूध को उपचारित किया जाता है, जिससे कि उसके जो रोगाणु होते हैं ना, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट किया जा सके। तो इस प्रक्रिया में दूध को पहले 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट के लिए या फिर 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। कहाँ पर है इसका? सी ऑप्शन। तो ये जो है इसका 15 सेकंड के लिए, अरे ये 15 मिनट लिखा हुआ है, वो तो 15 सेकंड के लिए किया जाता है ना, 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इसका पहला क्या है? 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, बिल्कुल नहीं। 15 सेकंड के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, नहीं। 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, नहीं। 30 मिनट तक 65 सेंटीग्रेड ताप। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक, क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अगला है, संचित डिंब बीजांड पाए जाते हैं वृषण में, अंडाशय में, ए तथा बी दोनों में या फिर गुर्दे में? तो जो संचित डिंब बीजांड हैं वो अंडाशय में पाए जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों का स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत शुद्ध हिंदी है, देखिए। मदों से मिलान कीजिए, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, स्रावी प्रावस्था, ऋतुस्राव। स्तंभ सेकंड है गर्भाशय, अंतः स्तर का विघटन, पुटकीय प्रावस्था, पीतपिंड प्रावस्था। फिर इसके बाद ये कूट दिए गए हैं, इसमें से इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो पहले समझ लीजिए, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था के दौरान क्या होता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन, कौन सा? पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH के प्रभाव में पुटिका आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। तो इस प्रावस्था को पुटकीय प्रावस्था भी कहते हैं।
इसके बाद जो स्रावी प्रावस्था के दौरान क्या होता है, कार्पस लूटियम, ठीक है, कार्पस लूटियस प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है, सीक्रेशन करती है, जो अंतः गर्भाशय कला को मोटा करने में मदद करती है। तो जो कार्पस लूटियम है उसकी उपस्थिति के कारण इसे लूटियल प्रावस्था भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव या रक्तस्राव गर्भावस्था की अनुपस्थिति के कारण अंतः गर्भाशय कला के टूटने के कारण होता है। इस प्रावस्था के दौरान कार्पस लूटियम अपघटित होता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों को स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए यहाँ भी मिला लेते हैं मदों को। ग्लाइकोसूरिया कह रहा है जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह, गाउट, वृक्कों में क्रिस्टलिन लवणों के पिंड, वृक्कीय पथरी, गुच्छों में प्रदाहकता, गुच्छ वृक्क शोथ, मूत्र में ग्लूकोज का होना। गाउट क्या है, गठिया का एक रूप है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। देखिए गाउट क्या है, गठिया का एक रूप है। वृक्कीय पथरी अथवा जो रीनल कैल्कुआई रोग में यूरिक अम्ल जो है क्रिस्टल वृक्क नलिकाओं में जम जाते हैं और जो केशिका गुच्छ वृक्क शोध वृक्क के कोशिका के जो गुच्छ हैं अर्थात निस्पंदन इकाइयों में सूजन होती है, तो इसे व्हाइट्स रोग भी कहते हैं। तो इस कारण इसमें जो है मूत्र में रक्त तथा प्रोटीन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में क्या होगा, 4, 1, 2, 3 मिला लेते हैं इसको, 4, 1, 2, 3। ये ग्लाइकोसूरिया हो गया, मूत्र में ग्लूकोज का होना। गाउट हो गया, जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह होना। वृक्कीय पथरी में क्या हो गया, वृक्क में क्रिस्टलन लवणों के पिंड। और ये गुच्छ वृक्क शोथ में हो गया गुच्छों में प्रदाहकता। ये हो गया मिलान इसका। अगला देखिए, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं जनदहीन मादा, जनदहीन नर, बंध्य मादा, बंध्य नर। मधुमक्खी समाज में श्रमिक जो बंध्य होते हैं वो मादा होते हैं। तो मधुमक्खी के कॉलोनी को 3 स्तर में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, वर्कर, इसके बाद ड्रोन्स, फिर इसके बाद रानी यानी कि क्वीन। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बंध्य मादा। अगला है फिर जो है मद आ गया। स्तंभ फर्स्ट में दी गई मदों को स्तंभ सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है सुपोषण। सुपोषण क्या है, यूवी और ये जो है बीटा विकिरण अल्ट्रावायलेट, सैनिटरी लैंडफिल वनोन्मूलन, हिमांधता, स्नो ब्लाइंडनेस, पोषक समृद्धि, झूम खेती, अपशिष्ट निपटान। इसको मिलान करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही विकल्प कैसे होगा, सही विकल्प इसका होगा सुपोषण। सुपोषण क्या हो गया, पोषक समृद्धि। सैनिटरी लैंडफिल क्या हो गया, अपशिष्ट निपटान। और हिमांधता क्या हो गई, यूवी अल्ट्रावायलेट। झूम खेती क्या हो गई, वनोन्मूलन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया, 3, 4, 1, 2। अगला है, एक देश की कह रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या होता है, जननक्षम एवं जनन पूर्व व्यष्टि संख्या में बराबर होते हैं, जननक्षम एवं जननयोत्तर व्यष्टियों से कम होते हैं, जनन पूर्व व्यष्टि जननक्षम व्यष्टियों से अधिक होते हैं, या फिर जनन पूर्व व्यष्टि जननक्षम व्यष्टियों में कम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जनन पूर्व व्यष्टि जननक्षम व्यष्टियों से अधिक होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है, एनहांसर, संरचनात्मक जीन, प्रचालक या फिर उन्नायक। तो देखिए प्रवर्धक जो होते हैं ना, इनहेंसर को छोड़कर दिए गए सभी अवयव अनुक्रम ओपेरॉन के भाग होते हैं। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, वर्तमान मानव का संभावित सीधा पूर्वज हो सकता है। तो क्रो-मैग्नन मानव जो होता है वो क्या करता है, छोटे परिवार बनाकर गुफाओं में रहते थे और भोजन को अग्नि पर पकाकर खाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होते हैं
कवक के संक्रमण के उपरांत, कवक के संक्रमण से पूर्व, कवक के पौधे से संपर्क के साथ, या फिर कह रहा है उपर्युक्त सभी में। तो पौधों के फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होने के निम्न कारण है। कवक के संक्रमण के उपरांत, कवक के संक्रमण के उपरांत, या फिर कवक के संक्रमण से पूर्व, कवक के पौधे से संपर्क के साथ। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, कवक के संक्रमण के उपरांत। अगला है, एक मिनट, पौधों में फाइटोएलेक्सिन उत्पन्न होते हैं। तो इसके तो कई कारण होते हैं, कवक के संक्रमण के उपरांत भी होता है, पूर्व भी होता है, और पौधे से संपर्क के साथ होता है। तो ये तो सभी हो गया ना, इसका डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी में। अगला है, लाइसोसोम्स की उत्पत्ति होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, सेंट्रियोल से, कोशिका कला से, गाल्जी उपकरण से। तो जो लाइसोसोम्स होता है उसकी उत्पत्ति गाल्जी उपकरण द्वारा होती है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है और जिसके कारण शरीर से काफ़ी रुधिर बह सकता है। तो इसका बिंबाणु दिया है, रक्ताणु, श्वेताणु, या फिर उभयजी यानी कि न्यूट्रोफिल। सही ऑप्शन इसमें चुनना है। तो देखिए, बिंबाणु की रुधिर में संख्या कम हो जाने पर रुधिर में स्कंदन प्रक्रिया की क्या होती है? कमी हो सकती है। तो इस स्थिति में यदि किसी कारण शरीर से रुधिर बह जाता है तो वो रुधिर का थक्का न बनने से काफ़ी मात्रा में रुधिर बहता ही जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, थ्रोम्बोसाइट। अगला है, नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है। हेनले लूप कुंडलिनी का अवरोही पाद, दूरस्थ संवलित नलिका, निकटस्थ संवलित नलिका, बोमेन संपुट, ठीक है, डीसीटी पीसीटी, हेनले लूप। तो इसमें जो क्या होगा कि जो सोडियम का सक्रिय होता है वो पुनः अवशोषण का कार्य नेफ्रॉन की निकटस्थ संवलित नलिका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल द्वारा होता है और परानिस्यंदन से एकत्र द्रव में सोडियम का 70% चयनात्मक पुनरावशोषण इसी नलिका से होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निकटस्थ, सी, पीसीटी। अगला है, पेशी संकुचन के दौरान क्रॉस ब्रिज क्रिया के लिए मायोसिन के सक्रिय स्थलों को उजागर करने के लिए उत्तरदायी आयन का नाम बताइए। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन निमोचक आईयूडी होता है? LNG-20 हार्मोन स्रावित करने वाली अंतः गर्भाशयी जो तंत्र है यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो उसका नाम है ये आईयूडी। ठीक है, आईयूडी का मतलब क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब पूछ रहा है कि क्या है ये, तो ये जो है गर्भाशय को प्रत्यारोपण के लिए अनुचित बना देती है। यह जो विधि है निषेचन रोकने के लिए महिलाओं द्वारा उपयोग करने वाली एक उत्तम विधि है। यह शुक्राणुओं की क्या करती है? फैगोसाइटोसिस को भक्षण क्रिया बढ़ा देती है। तो यहाँ पर इसका 20 LNG-20 लिखा है, ये हो गया बी ऑप्शन। अगला है, अस्थि सुशिरता जो कंकाल का एक आयु संबंधी रोग है किसके कारण हो सकता है? यूरिक अम्ल का एकत्रीकरण जिसके कारण जोड़ सूज जाते हैं, प्रतिरक्षा विकास जो तंत्र पेशीय जंक्शन पर प्रभाव डालता है जिसके कारण थकान होती है, या फिर कह रहा है कैल्शियम और सोडियम की उच्च सांद्रता, एस्ट्रोजन स्तर में कमी। तो इसमें क्या होगा? अस्थि सुशिरता का मतलब पता है क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है, एक रोग है जो कंकाल तंत्र से संबंधित है और ये अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें हो जाता है। इसमें क्या होता है? मानव शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके स्तर में कमी करना है और महिलाओं में जो रजोनिवृत्ति के बाद अधिकांशतः ये बढ़ जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन में स्तर में कमी, डी ऑप्शन। अगला है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है क्योंकि यह एंजाइमों का स्राव करती है, इसकी एक वाहिनी होती है, यह हार्मोनों को केवल भंडारित करती है और निष्कासित करती है, यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अधीन होती है। तो जो पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि है वो वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि इसलिए नहीं है क्योंकि यह हार्मोनों का केवल भंडारण एवं उनका निष्कासन करती है। तो यह यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है,
उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतया यकृताणुओं और वसाणुओं पर प्रभाव डालता है तथा केशिका द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो प्रधानतया यकृताणुओं एवं वसाणुओं पर प्रभाव डालता है। तो इसका जो है कह रहा है कि ग्लूकोज का अवशोषण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका जो है इंसुलिन एक क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन है, इकोटाइप की धारणा सर्वप्रथम दी गई थी। इकोटाइप की धारणा टुरेसन द्वारा, गाली द्वारा, ओडम द्वारा या फिर टेंसले द्वारा। तो इकोटाइप एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें फिनोटाइप अंतर बहुत कम पाया जाता है। इस परिस्थितिकी तंत्र के जीव जंतु एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इकोटाइप की अवधारणा सर्वप्रथम स्वीडिश वनस्पति शास्त्री टुरेसन द्वारा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर टुरेसन ए ऑप्शन। अगला है, एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं, किस प्रकार से? अनुकूलतम पीएच दे करके, तापमान बढ़ा करके, या फिर सक्रिय ऊर्जा को घटा करके, या फिर कह रहा है एटीपी को उत्पादित करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सक्रिय ऊर्जा को घटा करके। एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। अगला है, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते और थोड़ी बहुत हवा फेफड़ों में सदा बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि फेफड़ों के भीतर का दाब वायुमंडल की दाब से अधिक होता है। फेफड़ों के बीच ऋणात्मक दाब होता है। ऋणात्मक अंतः फुफ्फुसी दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। या फिर कह रहा है धनात्मक अंतः फुफ्फुसी दाब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ऋणात्मक अंतः फुफ्फुसी दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। अगला है, एक हीमोफिलिक पिता तथा सामान्य माता द्वारा उत्पन्न कह रहा है पुत्री होगी। तो इसमें होता क्या है कि एक हीमोफिलिक पिता तथा सामान्य माता द्वारा उत्पन्न जो सभी पुत्रियां होती हैं वो वाहक होती हैं, और जो देखिए जो पुत्रियां होंगी वो क्या होंगी? वाहक होंगी। जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? उत्पन्न पुत्री होंगी वाहक। सीरम रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि उसमें पीत पिंड नहीं होते, उसमें ग्लोब्युलिन नहीं होते, उसमें एल्ब्यूमिन नहीं होते, या फिर कह रहा है इसमें स्कंदन कारक नहीं होते। तो रुधिर के प्लाज्मा से सभी स्कंदनकारी कारकों को निकाल लेते हैं, तो बचा हुआ जो द्रव्य होता है वो सीरम कहलाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। अगला है, सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया गया था। ये तो बहुत सरल आंसर क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और सर्वप्रथम जो है इसको पेनिसिलियम जो नोटेटम है वो और क्राइसिजीनियम नामक कवक से जो है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को पृथक किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो कह रहा है पट्टिकाणुओं की गिनती घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अप्रभावित रहेगी, या फिर कह रहा है घटकर शून्य हो जाएगी। तो देखिए, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो पट्टिकाणुओं की जो गिनती है ना वो बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिन, या फिर कह रहा केरेटिन, या फिर मेलेनिन, मतलब एल्बिनिज्म की अनुपस्थिति के कारण होता है, क्या होता है? तो मेलेनिन एक क्या है? प्राकृतिक रंग द्रव्य पिगमेंट है। यह पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, राइबोसोम्स की कह रहा है संरचना होती है डीएनए तथा प्रोटीन्स, आरएनए तथा प्रोटीन्स, आरएनए तथा अमीनो अम्ल, या फिर आरएनए तथा डीएनए। तो जो राइबोसोम की जो संरचना है वो क्या होता है? आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है, और आरएनए व प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरएनए तथा प्रोटीन्स। अगला है, इलैस्मोब्रैंकियाई मछलियों में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है? तो इलैस्मोब्रैंकियाई जो मछलियां हैं उसमें लाइमस एवं पैराथायराइड ग्रंथि उपस्थित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
थाइमस और पैराथायराइड। अगला है, निम्न में से कौन मरुद्भिद है? मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया या फिर इक्विसीटम। तो प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में जो है देखिए सभी पौधे क्या हैं? टेरिडोफाइटा समूह के पौधे हैं और ये समूह के पौधे मुख्यतः नम व छायादार स्थानों में उगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन मरुद्भिद है? परंतु इक्विसीटम की कुछ जातियां जल की कमी वाले स्थानों पर भी उगती हैं। ये देखिए तब जाकर के ये जो है क्या हो गया? मरुद्भिद हो गया। डी ऑप्शन। अगला है, मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है। मिट्टी में बढ़ा हुआ तापमान जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। रात्रि के समय कम तापक्रम जड़ की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। मरुस्थलीय पौधों में अत्यधिक जड़ तंत्र विकास की प्रक्रिया अनुकूलन के कारण होती है ताकि वह वहां जीवित रह सके। जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है। मरुस्थल में जल की कमी होती है ना, तो वह जल स्तर भूमि की सतह के अत्यधिक नीचे होता है। अगला है, पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह क्या है? जलोद्भिद है, मरोद्भिद है, समोद्भिद है या ब्रायोफिटिक पौधा है। तो देखिए पाइनस जो है ना, चीड़ जो एक जिम्नोस्पर्म पौधा है और इसकी पत्तियां क्या होती हैं? इसकी पत्तियां सुई की तरह होती हैं, निडल लाइक होती हैं। तो पाइनस का पौधा मरुद्भिद स्वभाव का होता है। तो इसका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा, मरुद्भिद पौधा है, बी। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है केंद्रीय तंत्रिका द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के कारण होती हैं। जैसे कि किसी सर्प को देख लिया तो अकस्मात क्या होगा? एकदम से पीछे हट जाना। तो ये जो है बाह्य उद्दीपन का कार्य करता है। चौंक कर कूदना, ऐसी अनैच्छिक क्रिया हुई जिसके लिए मस्तिष्क से प्रेरणा नहीं दी। तो इसका जो है ए हो जाएगा ऑप्शन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। अगला है, पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया। तो इसमें से पॉलीटीन जो गुणसूत्र है ना, वो सर्वप्रथम चिरानोमस टेंटेनस ने वाल्बियानी द्वारा देखा गया था। बाद में वो ड्रोसोफिला कीटों के लार्वा की जो लार ग्रंथियां हैं ना उसमें पाए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम देखा गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सर्वप्रथम तो चिरोनोमस टेंटेनस में वाल्बियानी द्वारा देखा गया था और फिर बाद में ड्रोसोफिला या कीटों की लार्वा में पाए गए थे। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला है, जीवन की प्रारंभिक अवस्था में थाइमस ग्रंथि के निष्कासन अथवा अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है लिम्फोसाइट्स की कमी, एंटीबॉडीज की कमी, लिम्फ नोड्स की कमी या फिर कह रहा है ये सभी। तो देखिए जो जीवन की प्रारंभिक अवस्था है ना उसमें थाइमस ग्रंथि की अनुपस्थिति अथवा शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन के कारण शरीर में टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज तथा लिम्फ नोड्स की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा? लिम्फोसाइट्स की कमी, एंटीबॉडीज की कमी और लिम्फ नोड्स की कमी। ये तो यहाँ पर तो ये भाई सभी हो जाएंगे। अगला है, हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग स्थानांतरित होता है घरेलू मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, खटमल द्वारा, फ्रूट मक्खी द्वारा। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण होता है। ये क्या करता है कि हाथी पांव अथवा फाइलेरिया का रोग पूछ रहा है ना, तो ये तो भाई मच्छर द्वारा ना हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है पाचन, उत्सर्जन, परासरण नियंत्रण या फिर जल अवशोषण। तो प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का जो ये कार्य होगा वो होगा परासरण नियंत्रण। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है उत्पादक द्वारा, उपभोक्ता द्वारा या फिर अपघटकों द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इन सभी के द्वारा। अगला है, किसके तनों में प्रोटोस्टील पाया जाता है? टेरिस, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया या फिर कह रहा है टेरिडियम। तो किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है? तो टाइप्स ऑफ स्टील की भी जो है एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसमें सभी पौधों में कितने प्रकार के स्टील पाए जाते हैं उन सभी का बहुत डिटेल में दिया गया है। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिए टाइप्स ऑफ स्टील्स, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, लाइकोपोडियम के। अगला है, अस्थि मज्जा निर्मित होता है पेशीय तंतु एवं वसीय ऊतक द्वारा, वसीय ऊतक एवं एरियोलर ऊतक द्वारा, वसीय ऊतक एवं कार्टिलेज द्वारा, वसीय ऊतक एरियोलर ऊतक एवं रक्त वाहिकाओं द्वारा। तो अस्थि मज्जा जो है ये वाला ऑप्शन होगा इसका सी, वसीय ऊतक एवं कार्टिलेज द्वारा। अगला है, विशालतम ब्रायोफाइटा है रिक्सिया, डाउसोनिया, एंथोसिरोस या फिर मार्केंसिया। विशालतम जो ब्रायोफाइट है ना वो डाउसोनिया फिनटिनाबिलस है, जिसकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजों को बांटा है, कितने भागों में, 3 विभागों में बांटा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होता है अध्यावरण से, बीजांडकाय से, अंडपी सल्क से या बीजांडधर सल्क से। तो पाइनस के बीज पर जो है पंख क्या करते हैं, बीजांडधर सल्क से विकसित होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्तनधारी जंतु जो अंडे देता है, बताइए क्या होगा इसका, डकबिल प्लेटिपस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मैमल से। अब देखिए कह रहा है सीक्रेटिन है हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या फिर उत्सर्जी पदार्थ, बताइए। तो सीक्रेटिन क्या है, एक हार्मोन है भाई, और ये जठरांत हार्मोन है जो शरीर में जल संतुलन को बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, लाइकोपोडियम, आइसोइट्स, मार्सिलिया या फिर टेरिस। तो जो आइसोइट्स है ना वो ये जो है नामक टेरिडोफाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रूप में जीवाणु के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है। तो जो नरलिंग हार्मोन है वो एंड्रोजन कहलाते हैं। प्रमुख नरलिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, 15 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन तथा 6 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन। तो जो इनके निर्माण एवं श्रवण का नियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन। अगला है, जायांग प्रदर्शित करता है संयुक्त वर्तिकाग्र युक्त अंडाशय, संयुक्त वर्तिका युक्त अंडाशय, एक अकेला अंडपों का चक्र। तो जो जायांग है ना वो अंडपों के चक्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि जायांग जो है मादा जनन अंग है जिसके 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो यह जो है वर्तिका कह रहा है कि जायांग प्रदर्शित करता है अंडपों का चक्र। अगला है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है कोल कारक, एफ कारक, टीआई कारक, आर कारक। तो प्लाज्मिड क्या है, किसी कोशिका में एक जो छोटा क्या होता है, डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग हो और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप यानी कि अपने आप की दोहरी प्रति बना सके। तो यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार 2 रज्जुकों वाले, ठीक है, डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आर कारक। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टी सहायक होते हैं, क्रिस्टी क्या होता है, श्वसन में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हाथ की उंगलियों की भांति रचनाएं होती हैं, यहाँ पे छोटी 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 ऐसी, क्रिस्टी कहते हैं। अगला है, शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है, वृक्क में, यकृत में बनती है, फेफड़ों में, बड़ी आंत में, यकृत में बनती है, ठीक है। यूरिया का निर्माण यकृत में कैसे होता है, आर्निथन चक्र का नाम सुना है, आर्निथन चक्र या यूरिया चक्र द्वारा होता है। अगला है, कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टीएसएच या फिर कह रहा है इंसुलिन। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना वो वृषण द्वारा स्रावित होता है, टेस्टीज द्वारा, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल है वो पाया जाता है पक्षियों में, मेढकों में, कछुओं में या फिर कह रहा है कीटों में। तो ये बहुत सिंपल इसका क्वेश्चन है, कीटों में पाया जाता है। अगला है, नियोसिया पौधा है मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी पादप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नियोसिया एक क्या है, मृतोपजीवी पौधा है भाई, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं
क्या होती हैं, रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं, वृक्कों में छोटी नलिकाएं होती हैं, या फिर अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये जो है लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ हैं ना, वो अग्नाशय में डक्टलेस ग्लैंड्स इन पैनक्रियास होती हैं, और जिसका बहिस्रावी भाग पाचक रस स्रावित करता है उस ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियां। अगला है, स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है। देखिए, मस्तिष्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो करोट या खोपड़ी के भीतर कपाल में स्थित होता है। इसका वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है, इसकी क्षमता 1350 सीसी होती है। तो इसका जो है सेरेब्लम, ये प्रमस्तिष्क इसको हिंदी में बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है, तब वह पौधा होना चाहिए दीर्घ प्रदीप्तिकाली, लघु प्रदीप्तिकाली, दिन उदासीन, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो दीर्घ प्रदीप्तिकालीन पौधे होते हैं ना, उसमें पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे से कम समय नहीं लेता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन मादा लिंग हार्मोन है, एंड्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रेडियोल, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो एस्ट्रोजन या एस्ट्रेडियल हार्मोन है वो मुख्यतः मादा लिंगी हार्मोन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है जैमिया, इफेड्रा, साइकस, या फिर कह रहा है जिंगो। तो जो जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है ना, वो जैमिया है, अर्थात सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जैमिया पिग्मिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैमिया। अगला है, पूर्ण सख्तता का सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा दिया गया था, स्टीवार्ड, हिप्पोक्रेटस, हेबरलैंड, या फिर डार्विन के द्वारा। तो देखिए, जो पूर्ण सख्तता का सिद्धांत है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, वो हेबरलैंड के द्वारा दिया गया था, हेबरलैंड, सी ऑप्शन। अगला है, जलकुंभी है एक क्या, जलोद्भिद पौधा, मरोद्भिद पौधा, बालुकोद्भिद पौधा, या लवण मृदोद्भिद पौधा। तो जलकुंभी एक जलोद्भिद पौधा है। अगला है, पाइनस का काष्ठ है सघन दारुक, विरल दारुक, या फिर कह रहा है सघन दारुक एवं विरल दारुक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस का जो काष्ठ होता है वो सघन दारुक होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जबकि साइकस का जो काष्ठ होता है वो विरल दारुक होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गेहूं का दाना होता है फल, बीज, भ्रूण, या फिर कह रहा है ग्लूम। तो गेहूं का दाना क्या है, एक फल होता है जिसे क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं, परंतु इनमें फल भित्ति तथा बीज चोल संगलित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या रहे, टोटल 125 क्वेश्चन रहे। आप जो है सॉल्व करके इसको बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चलती रहेगी और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी।